हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को स्टार्ट किया था और हम अपने सेकंड चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसी को बच्चों हम आगे बढ़ा रहे हैं और 26 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों 26 से क्या रहा है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, लोकेट द पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल इज जीरो। पिछली क्लास में ही बच्चों हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की थी। ठीक है बच्चों, एक बार और कर लेते हैं। आपके पास क्या है, डाइपोल है। डाइपोल यानी कि आपके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, एक मान लो माइनस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू है। दो चार्ज आपके पास हैं और आपको पता है कि माइनस और प्लस से अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव से निकलती हैं और पॉजिटिव में एंटर करती हैं। ठीक है बच्चों, तो लाइंस कहाँ से निकल रही होंगी, इससे निकलेंगी, पॉजिटिव से निकली निगेटिव में एंटर करी, पॉजिटिव से निकली निगेटिव में एंटर करी। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ठीक है बच्चों, प्लस से निकल रही हैं और माइनस में एंटर कर रही हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और मैंने बताया था कि डाइपोल जो होता है उसके बीच में अगर आप कोई पॉइंट लो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली अगर कोई पॉइंट आप बाहर लेते हो। यानी कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, आप इन दोनों के बीच में अगर कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे आपने एक पी पॉइंट ले लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अबे, और निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं टूवर्ड्स। तो देखो दोनों की डायरेक्शन बच्चों एक ही तरफ है, यानी दोनों क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप कोई बाहर पॉइंट लेते हो तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लस की वजह से अबे और माइनस की वजह से टूवर्ड्स। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो क्या मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है, यानी कि डिफरेंस। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पर आपको जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो क्लोज नज़र आएंगी। जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी वहाँ पर उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है इतनी बात। तो बच्चों जो पास में आपके ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, ये है। अब जो अगली वाली होगी वो इस तरह से बच्चों आपको, ये तो पास में हो गई और वो दूर होती चली जाएंगी इस तरह से बच्चों। ये तुम्हारी अंदर पास पास है और बाहर जो हो रही हैं वो दूर दूर होती चली जा रही हैं। ऐसे इस तरफ दिखा सकते हो। ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो दूसरी होगी वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, ये। इस तरह से आपको अंदर तो क्लोजनेस ज़्यादा होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और जो बाहर आपको क्लोजनेस दिखाई दे रही है बच्चों वो क्या होगी, दूर होगी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि उसने पूछा लोकेट द पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल इज जीरो। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई अगर आप इस दोनों जो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सिस नज़र आ रही है, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के आप परपेंडिकुलर कोई भी बाइसेक्टर ले लो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होगा उस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर बच्चों आपका पोटेंशियल जीरो होगा। इस लाइन पर, ये जो लाइन जो दिखाई दे रही है आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, आप इस पर कोई भी पॉइंट लें, उसके हर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल जीरो नजर आएगा। क्लियर है इतनी बात। तो उसने हमसे क्या पूछा था कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो हमने ड्रॉ करी। फिर कह रहा लोकेट द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल इज जीरो, तो वो क्या है, कहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस, जो भी इसकी डाइपोल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट लें, उसके हर पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ठीक है, पहले पर प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, फिर उसके आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। उसके बाद हम जो भी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे। फिर कह रहा है व्हाई डू द इक्विपोटेंशियल सरफेस गेट्स क्लोजर एज अ डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड सोर्स चार्ज डिक्रीजेस। चलो बच्चों देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपके पास आता है प्रॉपर्टीज़। अगर हम पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मूव करूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, मान लो ये आपकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है बच्चों, ये क्या है आपकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर मैं ए से बी तक जाता हूं तो ए पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों वही पोटेंशियल कहां पर होगा, बी पर। तो अगर मैं वर्क डन की बात करता हूँ किसी चार्ज को, तो वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में कोई वर्क डन नहीं होता। ठीक है बच्चों, यानी कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, moving a test charge over an equipotential surface is zero। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है बच्चों, देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो वो इस सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल। यानी कि कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड normal to the equipotential surface, ठीक है। यानी कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके नॉर्मल होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हो तो वर्क डन जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल दूसरे पर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस सरफेस के नॉर्मल होता है। ठीक है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आपको इक्विपोटेंशियल बतानी है किसकी वजह से बच्चों, पॉइंट चार्ज। अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करता हूं तो आपको पता है कि कोई भी अगर आप चार्ज लेते हैं, जैसे मान लो प्लस चार्ज लिया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होती हैं स्फेरिकल शेप, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल होंगी और उनकी जो स्पेसिंग होती है बच्चों वो स्पेसिंग बढ़ती चली जाती है। वो स्पेसिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो स्पेसिंग आपकी क्या होगी, बढ़ती रहेगी, स्पेसिंग बढ़ेगी। उसका रीज़न मैं अभी बता देता हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया। तो क्या है ये, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल होती हैं किसी भी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था E इजिकल टू माइनस स्केल डेल्टा बी ओवर डेल्टा आर पढ़ा था। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है बच्चों, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ होता क्या है, डिस्टेंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो डेल्टा आर बढ़ेगा। ये देखो आपके इन्वर्सली है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आपके इन्वर्सली। कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो डेल्टा आर बढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने की वजह से जो इनकी स्पेसिंग होती है ये स्पेसिंग बढ़ती चली जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। तो तीनों का आंसर आपको मिल गया कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क डन नहीं होता और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। कोई भी आपके पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो बच्चों स्फेरिकल शेल होती है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से उसकी स्पेसिंग जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। क्लियर है इतनी बात?
ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोशिएट अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस 1 कूलम 1 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए कि आपसे पूछे कि 3 चार्जेस 4 चार्जेस ऐसे आपके रखे हुए हैं और आपको डिसोशिएट या एसोशिएट करना है उस सिस्टम को, तो आप क्या करो, उसकी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखोगे बच्चों, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो ये आपके चार्ज हैं बच्चों, इनको आप विद साइन रखोगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रखोगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो हम देखते हैं। एक आपके पास क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ओके, जो चार्जेस हैं बच्चों वो आपके एक 1 माइक्रोकूलम है, दूसरा भी 1 माइक्रोकूलम है और तीसरा -4 माइक्रोकूलम है। अब आपके पास 3 चार्जेस हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स का भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। कभी भी नंबर ऑफ पेयर्स आए कि कितने पेयर बनेंगे, तो उसके लिए आप बच्चों फॉर्मूला याद रखोगे n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। सही है, याद रहेगा, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसमें कितने चार्जेस हैं, 3, तो आप पेयर कितने बनेंगे, तो 3 - 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। इसके आपके 3 पेयर बनेंगे। ठीक है भाई, चलो बच्चों अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी निकालें, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि ये तो सभी में आएगा। अब देखो, पहले अगर मैं ए और बी का पेयर लेता हूँ तो 1 × 1, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6 यानी Q1 Q2। फॉर्मूला आपको याद है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और आर आपके पास सेंटीमीटर में है तो उसे आप मीटर में चेंज करें। दूसरे का पेयर देखो 1 और -4 का बना लेते हैं, तो 10⁻⁻6 और इंटू -4 × 10⁻⁻6 अपॉन 10 × 10⁻⁻2। और अगला बन जाएगा -4 और 1, तो 10⁻⁻6 -4 × 10⁻⁻6 अपॉन 10 × 10⁻⁻2। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या आएगी इसकी कैलकुलेशन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹। अब ऊपर देखो, ये हो गया 10⁻⁻12, और जब ये 2 जाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा भाई? एक अब आपके पास ये है तो 6 और 6 ये हो गए 12 आपके, 12 में से 2 जाएंगे तो आपके बचेंगे बच्चों कितने? 10, और एक ये चला जाएगा तो ये आपके आ जाएंगे 10⁻11। ऐसे देखो बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा -4 × 10⁻11 -4 × 10⁻11। तो 4 और 4 हो गए 8, 8 में से जाते हैं तो 7, तो ये आ जाएगा आपका -9 × 7 × 10⁻⁻2। सही है बच्चों? 4 और 4 हो गए 8 और 8 में से बन गया 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.63 जूल। ठीक है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता क्या है? तो वर्क डन सिंपल आपको याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल आपकी 0 है और इनिशियल आपकी -0.3 है, यानी कि 0.63 जूल हो जाएगी। ये आपकी क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं कि जो भी आपका वर्क डन होगा। देखो भाई, हमें क्या करना था? डिसोशिएट करना था। उसने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोशिएट ए सिस्टम ऑफ 3। तो ये आपके पास 3 चार्जेस, तो उनकी हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब जब उसको डिसोशिएट कर रहे हैं तो कहाँ ले जा रहे हैं? इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर आपको पता है कि क्या होता है पोटेंशियल?
वहाँ पर हम 0 मान के चलते हैं, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा टू चार्जेस आर लोकेटेड एट पॉइंट, ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई पॉइंट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, तो आपको सबसे पहला काम करना है पोटेंशियल निकालना है। अगर पोटेंशियल निकल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना और चार्ज से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा दिमाग में आपके कि हमें पोटेंशियल निकालना है इनिशियल और फाइनल पर, ठीक है। चलो तो कहाँ पर है हमारे पास, आपके पास -q और +q आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है, इसको मैंने z एक्सिस नाम दे दिया, ठीक। ये ओरिजिन हो गई, तो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ, जो -q है वो आपका यहाँ से a डिस्टेंस पर है, उसके कोऑर्डिनेट आपके 0 0 -a हैं, और जो दूसरा है वो आपका 0 0 a है, और वो आपका क्या है बच्चों, +q। और जो पॉइंट है वो आपका एक है 7 0 0 और दूसरा है q -3 0 0, ठीक है बच्चों। यही है कि टू चार्जेस है, जितना इतना लेफ्ट, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन। तो आप सबसे पहले पोटेंशियल निकालें कहाँ पर, P पर, फिर आप पोटेंशियल निकालें Q पर, ठीक है। तो पहले आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए होगी। तो डिस्टेंस कितनी होगी है, तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये बच्चों है 7 और ये है इतनी a, तो ये हो जाएगी √7 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि 49 + a²। और ये भी बच्चों आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये भी आपकी 49 + a² होगी, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस निकाल लेना, तो ये डिस्टेंस कितनी, ये 3 है और ये a है, ये हो जाएगी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + a²। और बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी आपकी 9 + a² होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालते हैं P पर। पहले इस वाले चार्ज की वजह से फॉर्मूला आपको पता ही है पोटेंशियल का, Q/4πε0r, ठीक है। तो आपके पास जो चार्ज है वो Q हो गया, डिस्टेंस आपको पता ही है 4πε0, r आपके पास कितनी है बच्चों, √49 + a², सही है। अब इसको देखो -q चार्ज की वजह से मैंने आपको बताया था चार्ज आप विद साइन रखोगे, तो 49 + a², तो कैंसिल हो गया, पोटेंशियल क्या आ गया, 0। ऐसे ही आप Q पर निकालो, तो Q पर बस डिस्टेंस आपकी बदल जाएगी, 4πε0 √9 + a², 4πε0 √9 + a², तो ये भी कैंसिल हो गया। तो देखो पोटेंशियल है 0, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क डन क्या हो गया, किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हम मूव करा रहे हैं तो 0 होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। क्लियर है इतनी बात, आसान सा क्वेश्चन था। तो क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आपको दोनों कंडीशंस में, जो पहले कंडीशन और जो बाद वाली कंडीशन है, दोनों पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों आपका क्या निकल आएगा, वर्क डन। क्लियर। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कह रहा फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी of a system of 3 charges Q1, Q2 and Q3 located respectively at R1, R2, R3 with respect to the common origin O। ठीक है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है कि अगर आप किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पर ला रहे हो, आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हो, तो आपको जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है वही बच्चों आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास 3 चार्जेस, तो मैं एक एक करके ला रहा हूँ। सबसे पहले मैं Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाता हूँ किसी पॉइंट A पर। कहाँ पर लाया मैं इसको, A पर, ठीक है। अब इस पॉइंट पर लाने पर इसको क्या आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, तो जवाब मिलता है नो, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्या आपका पहले से ही कोई चार्ज अवेलेबल है, तो जवाब मिलता है नो, कोई चार्ज अवेलेबल है ही नहीं। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि कोई और पहले से आपको चार्ज नहीं दिया हुआ है। अगर हाँ पहले से ही कोई आपको
चार्ज रखा हुआ होता तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि आप सबसे पहले जो चार्ज को लेके आओ, मतलब ये समझ लो कि आप कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, पहला ही चार्ज आ रहा है, तो सिंपल सी बात है पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल आपका क्या होगा यहाँ पर जीरो, तो वर्क डन भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन कितना हो गया इस Q1 चार्ज को लाने में, तो आपका वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q1 from infinity to point A पॉइंट तक लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, W1 0 है। सही बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब हम किसको लेकर आ रहे हैं, अब हम दूसरे को लाते हैं। इस बार मैं किसको ला रहा हूँ, Q2 को। ठीक है भाई, तो मैं Q2 को इन्फिनिटी से लाया और मैंने लाकर किसी पॉइंट पर रख दिया, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ से लाके रख दिया, Q2 आ गया इस पॉइंट पर। सही है, और इसका आपको पोजीशन वेक्टर दिया है R2, और ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, R12। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब बताओ क्या आपको वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट है। तो आप क्या निकालो, पहले पोटेंशियल। सबसे पहले आप पोटेंशियल निकालें, किस पॉइंट पर, बी पर, तो पोटेंशियल एट बी। तो आपका पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा क्या, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब वर्क डन निकाल दो, तो वर्क डन हो जाएगा जो भी आपके पास चार्ज है वो इनटू पोटेंशियल अपॉन 4, बस ये आ जाएगा आपका। ठीक है, W2 निकल गया। अब आप किसको लेकर आ रहे हैं, सपोज करो आप लेकर आ रहे हो किसको, Q3 को, उसको लेकर आते हो आप। ठीक है, आपने किसको लेकर आए, Q3 को। सही है, आप Q3 को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो किसी पॉइंट C पर, यहां तक लिया है। अब इनकी जो डिस्टेंस है इसका नाम R13 है, इसको मैं लेके आ रहा हूं, यहां पर आ गया है Q3, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों वो हो जाएगा R3 वेक्टर, और इसको नाम दे देते हैं R23। सही है भाई, पहले Q1 को लेकर आए, फिर हमने उसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं करा, कोई पहले से कोई चार्ज था नहीं, फिर हम लेकर आए किसको, Q2 को, उसके लिए वर्क डन निकाल दिया। अब किसको ला रहे हैं, Q3 को। ठीक है भाई, सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल एट C। तो दोनों की वजह से होगा, एक की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा, दोनों चार्ज प्रेजेंट है ना। तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, और दूसरा हो जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। कोई दिक्कत तो नहीं है, पोटेंशियल निकल गया, वर्क डन निकालते हैं। तो बच्चों वर्क डन आ जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी कि Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। सही है, ये आ गया। अब आपके पास वर्क डन आ गया है। अब आप क्या करें बच्चों, टोटल वर्क डन निकाल दें, टोटल वर्क डन। पहले क्या वर्क डन आया था उसे देखें, तीनों वर्क डन निकालोगे उसका सम ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 0 है, W2 देखो बच्चों क्या आया था, W2 आया था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। कितना आया था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब W3 निकालते हैं, Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, ये वाला आपका W3 है, ये इसको रख दिया। दूसरा आपका जो टर्म है वो आ जाएगा कितना बच्चों, Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, यानी कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गई बच्चों, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लो
तो ये आ गई Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13 और Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये बच्चों आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो बच्चों, तो बहुत आसान था। हमने क्या करा, एक एक करके हम क्या लेकर आ रहे हैं, चार्जेस को ला रहे हैं, उसके बाद उनका वर्क डन निकाल रहे हैं। यानी सिंपल सी बात है, जो भी हमारे पास चार्जेस हैं उन चार्जेस को असेंबल करने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है बच्चों, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 31 कह रहा 4 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ए एज शोन इन फिगर। ठीक है, और आपसे पूछा गया है रिजल्टेंट फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। ठीक है बच्चों, फोर्स। अब देखो आपके पास किस पर निकालना है, क्यू पर, इस पर निकाल लो चाहे इस पर निकाल दो। अब देखो इसकी पर अगर आप फोर्स देखोगे तो इसकी वजह से लगेगा इधर, ये आपका F1 होगा। तो सबसे पहले F1 निकालते हैं। तो बच्चों F1 क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद ही है कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस है A। फिर आप इसकी वजह से निकाल दो। तो बच्चों इसकी वजह से भी इधर होगा, इसका नाम दे दो F2, सेम डिस्टेंस है इसकी भी। तो F2 आ जाएगा Q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। सही है। अब आपके पास आती है कि आप सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस को निकालें कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये आपकी होगी, अगर आप पाइथागोरस से निकालते हो तो √2a होगी। और इसकी वजह से जो फोर्स होगा बच्चों वो इधर होगा, ये इसका नाम दे देते हैं F3। तो फोर्स जो हो गया वो हो गया QQ, तो यानी क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ भाई, चार्ज इंटू चार्ज, दोनों क्यू हैं, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस देखो √2a है, तो √2a का स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपके पास ये जो दो चार्जेस हैं F1 और F2, पहले आप क्या करो बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। आपको पता है इन दोनों के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है, तो बच्चों 90। तो आपका काम सबसे पहले है कि इन दोनों का क्या निकालो आप, रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट निकालते हैं किसका, F1 और F2 का। उसको नाम दे देता हूँ मैं F'। तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2 F1 F2 cos 90। और cos 90 बच्चों आपको पता है 0 होता है, तो सिर्फ आपको F1 और F2 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास है। तो आपके पास F' कितना आ गया बच्चों, तो F' हो जाएगा रूट, भाई देखो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आएगा √QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। टोटल फोर्स अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, F' और F3 होगा। अब इन दोनों में से कॉमन आपको नज़र आ रहा होगा क्या, बाई Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A स्क्वायर, ये तो कॉमन ही है। ठीक है ना बच्चों, इसमें भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और एक Q, तो एक Q बच गया। तो ये हो गया आपके पास कितना, Q/2, और उसमें बच जाएगा √2Q। ये आपका नेट फोर्स है। ठीक है बच्चों, क्या है ये आपका नेट फोर्स, और किस डायरेक्शन में है, अलोंग द डायगोनल, डायगोनल के अलोंग है ये। ठीक है ना, तो ये आपका अगर नेट फोर्स, तो आपने करा क्या, सबसे पहले आपके पास 3 चार्जेस थे, चौथे चार्जेस पर फोर्स निकालना था। तो सबसे पहले मैंने Q की वजह से निकाला, तो Q की वजह से फोर्स निकाला, वो हो गया F1। फिर स्मॉल Q की वजह से निकाला F2। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, उसका नाम हमने दे दिया F'। और F3 जो है वो कैपिटल Q और कैपिटल Q के बीच में है, फिर दोनों को ऐड करा तो फोर्स आ गया। क्लियर है इतनी बात? अब हमें क्या निकालनी है, अब निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। चलो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। क्या कहती है पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले आपके पास
कितने पेयर बनेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास कितने चार्ज हैं बच्चों? तो आपके पास चार्जेस हैं 4, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। ये भी ए है, ये ए है, ये ए है और ये। पेयर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ आपके जो पेयर होंगे तो वो होंगे 4, 4 - 1, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, तो ये आ जाएंगे 6। तो 6 पेयर बनेंगे। तो पहले आप पोटेंशियल एनर्जी लिखें। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सभी में आएगा, उसे तो बाहर ही लिख देते हैं। पहले आप इन दोनों का पेयर लें, क्यू और क्यू का, क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस ए, फिर इन दोनों का क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस ए, फिर इन दोनों का क्यू क्यू डिस्टेंस ए, फिर इन दोनों का क्यू क्यू डिस्टेंस ए प्लस। अब आपका नंबर आता है इनका जो डायगोनल है, ये है और एक आपका ये है, ठीक है ना। तो इसका बन जाएगा क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस देखो बच्चों पाइथागोरस से आप निकालोगे तो √2a आएगी, तो √2a कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, सही है। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए को भी कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ क्या बच गया, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन √2, और ये भी हो गया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन √2। तो ये आपकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, उसमें चार्ज को आप विद साइन रखोगे, ठीक है इतनी बात। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा 3 point charges Q -4Q and 2Q are the placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of the side L as shown in figure. Obtain the expression for the magnitude of the resultant electric force acting on the charge Q. Okay. Find out the amount of work done to separate the charge at infinite distance. सबसे पहला काम आपको फोर्स निकालना है, किस पर, Q पर, इस वाले पर फोर्स निकालना है। यानी कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर आपको 3 चार्जेस दिए हुए हैं, एक Q है, एक -4Q है, दूसरा 2Q है। तो आप सबसे पहले इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालें, तो निगेटिव होगा तो टूवर्ड्स होगा, इसका नाम दे देते हैं F1, ठीक है ना। चलो भाई F1 निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है Q1 Q2 4QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वजह से निकालते हैं, तो ये दोनों प्लस है, तो प्लस की वजह से तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब ए होगा, ये हो गया F2। तो जो F2 है वो हो गया 2Q और Q, यानी कि 2Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ठीक है। दोनों पॉइंट पर आपने फोर्स निकाल दिया, अब उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल कितना होगा 120, क्योंकि ये एंगल 60 है, तो ये एंगल हो गया 120। तो रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा √4Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास आ गया, प्लस 2 4Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर इंटू 2Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, और कोस 120 होता है माइनस का हाफ, क्या हो गया, माइनस का हाफ, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वो देखो, 4 का स्क्वायर ये आपका हो जाएगा कितना, 16, कितना हो जाएगा 16। अब देखो इसके अंदर पहले मैं इसको पूरे टर्म को ऐसे लिख देता हूँ 16Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर का होल स्क्वायर। 16 को मैंने बाहर लिख दिया। अब ऐसे मैंने यहाँ पर 2 को लिख दिया 4Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर
का स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 8 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। सही है, तो 16 और 4 हो गए 20 में से 8 जाएंगे, बचेगा 12। तो 12 के अगर फैक्टर करें तो बच्चों 2√3। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो 2√3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, लिख सकते हो उसे। तो कितना आ जाएगा ये आपका 2√3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो हमारे पास जो फोर्स आ गया वो आ गया 2√3। कोई दिक्कत? अब हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें वर्क डन निकालना। हमने करा क्या? सबसे पहले देखो हमने फोर्सेस निकाले। पहले हमने इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाला, तो वो हो गया 4Q इंटू क्यू यानी 4Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। फिर इसकी वजह से निकाला 2Q इंटू क्यू यानी 2Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। दोनों का रिजल्टेंट निकाला, उनके बीच का एंगल था 120। कोस 120 आपको पता है कितना होता है? माइनस के हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यानी 16 और 4 20, 20 में से 8 गए तो बचा 12। 12 के हमने फैक्टर कर दिए, ये आ गया 2√3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, अब हमारा काम क्या है? दूसरा काम है अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना तो सब कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहला काम है पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। कितने चार्जेस हैं आपके पास? 3। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। आपके पास 3 चार्जेस हैं। ठीक है, कौन कौन से चार्जेस हैं आपके पास? एक है 4Q, 4Q आपका नेगेटिव है, हाँ, माइनस 4Q है। ठीक है, दूसरा 2Q है और एक Q है। तीनों के बीच की जो आपका सेपरेशन है वो L है। आपके पास चार्जेस हो गए -4Q, 2Q और Q। चलो बच्चों, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं। उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनल तो 0 होगी क्योंकि हम इन्फिनिटी पर लेके जा रहे हैं। तो देखो कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3। पहले इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, -4Q और Q, तो यानी कि माइनस के 4Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। अगली क्या बनेगी? -4Q इंटू 2Q यानी कि माइनस का 8Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। इन दोनों की बनेगी 2Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ठीक है ना? ये आ गया। अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो आ गई 8 और 4 हो गए 12, 12 में से 2 गए 10, तो माइनस के 10 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ये आपकी इनिशियल है और फाइनल आपको पता है 0। फाइनल आपके पास है 0, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि 0 माइनस -10 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो बच्चों आपका वर्क डन आ गया 10 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। कोई दिक्कत? तो आपने क्या करा? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फाइनल और इनिशियल दोनों में चेंज निकाला, वही आपका वर्क डन है। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था क्वेश्चन। भाई आपने पेयर देखे तो पेयर बन रहे हैं आपके 3, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान से क्वेश्चन हैं। ठीक है ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 33 क्या कहता है? 33 आपके पास है एक डाइपोल विद इट्स चार्जेस -Q एंड +Q लोकेटेड एट द पॉइंट्स 0 -B 0 0 +B 0। ठीक है, ये कहाँ पर है? ठीक, आपके पास दे रखा है द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन पैरेलल टू इतना। ओके, आपको पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ दिखाई दे रही है बच्चों? आपको YZ प्लेन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर है। क्लियर है ना? समझ में आ गया सर? भाई आपके पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो वो YZ प्लेन में है, और YZ के परपेंडिकुलर कौन होता है? X, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना? आप कह रहा हाउ मच टॉर्क वुड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। टॉर्क आपको निकालना। टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद है, टॉ इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E।
हाँ या ना। अब आपके पास P की अगर हम बात करें तो P आपका होता था, उसे मैं निकाल देता हूँ। पहले आप देखें डायरेक्शन, भाई आपके पास जो भी डाइपोल दिया हुआ है वो अलोंग द वाई एक्सिस है। किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है, नहीं है? तो ये हो जाएगा 2QB J कैप। समझ में आ गया क्यों आया J कैप? क्योंकि वाई एक्सिस पर ही कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब आपके पास टॉर्क निकालना है, आप टॉर्क निकाल दें तो 2QB J कैप इंटू EI कैप। और आपको पता है कि अगर ये I है ये J है, तो आपको बताया गया था क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर कभी भी आपको J की I से करनी है, J की I से, तो J क्रॉस I जो होता है वो माइनस K कैप होता है। तो ये आपका जो टॉर्क आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2QBE माइनस K कैप। तो ये आपका टॉर्क हो गया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं सिर्फ, तो वो होगा, तो ये आपका बच्चों क्या हो गया? टॉर्क। सही है। तो आपका टॉर्क भी आ गया, आपका डायरेक्शन भी आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो अलोंग एक्स एक्सिस। सही है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, यानी नॉर्मल होते हैं किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखते हैं 34 को। कह रहा है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 brought from infinity to the points R1 vector and R2 vector respectively in the presence of external electric field। ठीक है बच्चों, यानी कि आप दो चार्जेस को इन्फिनिटी से लाके असेंबल कर रहे हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आपको उसमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब हम एक एक करके इन दोनों चार्जेस को लेके आते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमने एक कार्टेशियन सिस्टम लिया हुआ है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपकी वाई। ठीक है, दोनों एक्सिस दिखा दी गई हैं। सबसे पहला काम करते हैं, चार्ज को किसको ला रहे हैं? Q1 को। अगर बच्चों Q1 को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट कहाँ पर लाते हैं? A पर, और इस A पर लाने पर क्या वर्क डन करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपके पास कोई पोटेंशियल अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको वर्क डन निकालना हो तो आप चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस करें। तो अगर मैं पोटेंशियल, अगर आप पोटेंशियल एट ए कर रहे हैं तो आपका पोटेंशियल क्या है? 0 है, क्योंकि यहाँ पर आपका चार्ज है Q1, कोई और कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो आप वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज Q1 कहाँ से? इन्फिनिटी से। Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों, इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हो तो कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं है। सही है इतनी बात। अब किसको लेके आ रहे हो? अब आप बच्चों लेके आते हो Q2 को। किसको ला रहे हैं? Q2 को। ठीक है भाई, Q2 को लेके आए किसी पॉइंट B तक। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो R2 है, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों उसको हम नाम दे रहे हैं R12। क्लियर है इतनी बात? अब सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं। कहाँ पर? B पॉइंट पर। पोटेंशियल एट B किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो आप सबसे पहले पोटेंशियल निकालोगे, Q1 की वजह से हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। क्लियर है? अब वर्क डन निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा आपके पास वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी। तो वर्क डन आ जाएगा सिंपल आपके पास Q2B। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल है अवेलेबल। कितना पोटेंशियल हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। क्लियर है? अब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इन दोनों वर्क डन का सम, यानी कि W1 प्लस W2
और W1 क्या है 0, तो सिंपल हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? तो हमने क्या करा, सबसे पहले बच्चों हम चार्ज Q1 को लेकर आए, उसकी जगह से कोई वर्क डन था नहीं क्योंकि पोटेंशियल उस पॉइंट पर जीरो था। फिर हम दूसरे चार्ज को लाए तो उस पॉइंट पर हमने सबसे पहले क्या निकाला, पोटेंशियल, फिर उसकी जगह वर्क डन निकल गया। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्लियर है? चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। कह रहा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्लेन कंडीशन फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, डाइपोल आपको पता ही है कि आपके पास दो चार्जेस होते हैं जिनकी पोलैरिटी अपोजिट है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ, किस में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो बच्चों आपको पता है उस पर जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है। अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन बच्चों 2a है, या जो भी आप लेना चाहें। ठीक है ना? ओके। अब इस पर अगर फोर्स की बात करें तो इधर जो फोर्स होगा बच्चों QE, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इधर जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, QE। तो अगर हम इस पर नेट फोर्स देखें तो ज़ीरो है, इसका मतलब कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। तो यानी कैसा मोशन होगा, रोटेटरी। अगर आप देखो तो ये इसे किधर घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है, या अगर पॉइंट C है तो ये टॉर्क ऐसे होगा। अगर आपको इसके अगेंस्ट घुमाना है तो आपको वर्क डन तो करना पड़ेगा ना, यानी कि आप किसी भी एंगल से, किसी एंगल पर आप घुमा रहे हैं तो आपको वर्क डन करना है किसके अगेंस्ट, इस वाले टॉर्क के अगेंस्ट। तो दो हमारे पास चीज़ें थी, एक टॉर्क हमारे पास देखा और नेट फोर्स। एफ नेट जीरो है इसलिए कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, लेकिन इस टॉर्क के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर? चलो बच्चों, तो वर्क डन हमारे पास कितना होता है, वर्क डन होता है टो इंटू डी थीटा। ठीक है। टॉर्क होता है आपके पास PE साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, सपोज करो हम θ1 से θ2 तक जा रहे हैं, तो कितना वर्क डन है, पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो PE साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, माइनस का कोस थीटा, θ1 से θ2 तक। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार थीटा की जगह θ2 रखा, एक बार थीटा की जगह θ1 रखा। सही है इतनी बात? तो हमारे पास आ गया वर्क डन PE माइनस के कोस θ2 और माइनस माइनस प्लस कोस θ1। ठीक है। यही वर्क डन बच्चों आपका किस में हो जाएगा, वर्क डन स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि आ जाएगी PE माइनस के कोस θ2 और प्लस के कोस θ1। सही है। अब अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले से ही उसको 90 डिग्री पर रखा हुआ है, कितने पर रखा हुआ है, 90 पर, यानी कि जो थीटा है वो बच्चों को कितना दिया हुआ है, 90 सॉरी, और θ2 हमारा है थीटा, वैल्यू रख दो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई PE माइनस के कोस थीटा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू तो जीरो है। आप चाहो तो इस पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो P डॉट E माइनस P डॉट E, कोई दिक्कत तो नहीं। सही है इतनी बात? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस के P डॉट E। अब देखो बच्चों, दो कंडीशन हमें लेनी है। एक कंडीशन हमें लेनी है इसकी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये माइनस के P डॉट E, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लूँ और आपको पता है कोस 0 कितना होता है 1, तो आपके पास जो एनर्जी होगी वो एक मिनिमम एनर्जी होगी। और अगर एनर्जी मिनिमम है तो वो कंडीशन बच्चों आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है ना? कैसी कंडीशन हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 180 है, अगर आपका थीटा 180 है तो U जो होगी वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वो कोस 180 की वैल्यू बच्चों होती है -1।
और अगर ये मैक्सिमम है तो ये आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास एक डाइपोल था, डाइपोल को अगर आप रोटेट करा रहे हो तो आपको सिर्फ टॉर्क के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन आपकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर वो एनर्जी मिनिमम है तो बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है। दोनों कंडीशन हो गई। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्या कह रहा है आपके पास? कह रहा है इनफाइनाइटली लार्ज थिन प्लेन शीट हैज ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी plus sigma, obtain the expression for the amount of work done in bringing a point charge q from infinity to a point। ठीक है, डिस्टेंस r। ओके, आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। कैसी है? इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक, इसको मैं पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूँ, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी दे रखी है? सिग्मा। ठीक है, अब आप कर क्या रहे हैं? आप एक चार्ज को लेकर आ रहे हो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसा हो तो आप वर्क डन निकालने के लिए क्या करें? मान लो ये पॉइंट पी है जहाँ पर आप ला रहे हो, जिसकी डिस्टेंस आर है। कहाँ से ला रहे हो? इन्फिनिटी से ला रहे हो। किसको? उस चार्ज को, क्यू को। तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा तो वर्क डन हो जाएगा सिंपल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका काम क्या है? आपका काम सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। आपके पास एक रिलेशन था E इज इक्वल टू माइनस के डी बी अपॉन डी आर। तो आप इससे निकाल लीजिए डी बी इज इक्वल टू माइनस के ई डी आर। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की बेस आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और आप कहाँ से आ रहे हो? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर तक। सही है, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया आर। डी आर का इंटीग्रेशन आर हो गया आपका, क्योंकि अब से आर तुम्हें कहाँ से कहाँ तक रखना है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी माइनस आर। अगर मैं किसी को इन्फिनिटी में से माइनस भी करता हूँ तो क्या बचेगा? इन्फिनिटी ही बचेगा, हाँ या ना? तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया बच्चों वो हो गया इन्फिनिटी। अगर आप इन्फिनिटी में से कुछ माइनस भी करते हो तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो वर्क डन भी क्या हो गया? इन्फिनिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको वर्क डन निकालना है तो आप सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल दिया, अभी आया इन्फिनिटी, तो आपका वर्क डन भी क्या हो गया? इन्फिनिटी। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा वाई इज द पोटेंशियल इनसाइड ए होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर कांस्टेंट एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। देखो भाई, आपके पास कोई भी कंडक्टर है, मैंने आपको बताया था चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, उस पर क्या होता है, जितना भी चार्ज होता है वो सब का सब उसकी सरफेस पर आ जाता है। यानी कि आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की सरफेस पर ही सारा चार्ज होगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हाँ या ना? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ प्रेजेंट है? सरफेस पर। तो इनसाइड आप अगर देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आपके पास एक रिलेशन था E इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा R लिखा था, या E इज इक्वल टू माइनस के डी बी अपॉन डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा V भी ज़ीरो है। डेल्टा B मतलब चेंज इन पोटेंशियल। अगर आप एक पॉइंट सरफेस पर लो, एक पॉइंट अंदर लो, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो ज़ीरो होगा, यानी कि जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सही है? तो हमसे पूछा गया था कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है और वही है जो उसकी सरफेस पर है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है होलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक होलो मेटल स्फेयर है जिसकी
रेडियस बच्चों हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, उसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। करो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। मैंने आपको बताया कि जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल अंदर भी होगा। अगर आप सेंटर पर निकालना चाह रहे हो तो सेंटर पर पोटेंशियल वही होगा जो पोटेंशियल उसकी सरफेस पर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था, उसी रिजल्ट का हमने यूज किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन आई शो that the capacitance of the spherical conductor is 4 pi epsilon naught times the radius of spherical conductor। ठीक है, ओके। आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस को मैंने क्या मान लिया है r। ओके, इस पर जो चार्ज दिया हुआ है वो q। अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो पोटेंशियल कितना होगा, चाहे आप सरफेस पर निकालो चाहे अंदर निकालो, पोटेंशियल तो सेम रहना है। तो पोटेंशियल हो जाएगा q v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा पोटेंशियल। रिलेशन था Q इज इक्वल टू सी बी। आपने क्या निकाला पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, Q इज इक्वल टू सी बी। अब C इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, Q ओवर V। अब बताओ V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, तो C आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या यही लाना था, जी हाँ बिल्कुल यही लाना था। जो कैपेसिटेंस है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है किसका, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो आपने सबसे पहले पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल के बाद आपके पास फॉर्मूला है ही, उसमें वैल्यू रख दी। कोई दिक्कत, चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। देखो बच्चों, कंडक्टर आपको पता है कि अगर हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कंडक्टर को कि कंडक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो कंडक्टर इज ए सब्सटेंस which allow the flow of charge in the presence of electric field। ठीक है, कोई दिक्कत कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसमें जो चार्ज का फ्लो होता है। जबकि डाइलेक्ट्रिक्स की अगर देखो बात करें तो डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है, पहले मैं ये बता दूं। देखो बच्चों, इंसुलेटर में क्या होता है कि जब उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके एटम या मॉलिक्यूल्स में अटैच्ड होते हैं, उसमें कोई सेपरेशंस नहीं होता। जबकि डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का हल्का सा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से उसमें कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इंसुलेटर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि इसमें हल्का सा मूवमेंट होता है। किसमें, डाइलेक्ट्रिक्स में। किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज a substance which does not allow the flow of charge through it, but it permits them the electrostatic force, but it permits them to exert the electrostatic force on one another through it। सही है इतनी बात। यानी कि जो आपके डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो होते हैं, उसमें चार्ज का कोई फ्लो नहीं होता, लेकिन जब उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं तो वो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स का हल्का सा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ आ रही है। ठीक है, इतनी बात। एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपके हो सकते हैं, जैसे वुड हो सकता है, वैक्स हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है। ये सब आपके एग्जाम्पल किसके हैं, डाइलेक्ट्रिक है।
क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है पोलर और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपके पास आता है नॉन पोलर क्या होते हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं अ molecule in which center of mass of positive charges coincides with center of mass of negative charges। ठीक है, यानी कि नॉन पोलर का मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास ठीक एक दूसरे के ऊपर है, तो आपको कोई पोलैरिटी नज़र नहीं आएगी। यानी कि अगर ये प्लस है तो ठीक इसके ऊपर आपको माइनस नज़र आएगा। सही है इतनी बात? जहाँ प्लस है ठीक उसके ऊपर दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या कर रहे हैं? कॉन्साइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में आपका हो सकता है H2, हो सकता है N2, हो सकता है O2, ये सब आपके क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, और अगर आप पोलर की बात कर लेते हैं तो बच्चों देखो पोलर में तो क्या होगा? कॉन्साइड नहीं करेंगे। ठीक है, अ मॉलिक्यूल in which center of mass of positive charges does not coincide with center of mass of negative charges। सही है, नेगेटिव चार्जेस और वो क्या कर रहे हैं? कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो ये प्लस है तो ठीक उसके इधर माइनस है, यानी कि इसमें कोई भी कॉन्साइड नहीं है। एग्जाम्पल बहुत हैं आपके पास, आप लिख सकते हो NH3, आप लिख सकते हो HCl, आप लिख सकते हो CH3OH। ठीक है भाई, तो जिसमें सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड कर रहे हैं वो आपके क्या हैं? नॉन पोलर हैं। जो कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं वो आपके पोलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल डायग्राम द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, राइट इट्स रिलेशन विद ससेप्टिबिलिटी। चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले कंडक्टर। देखो बच्चों जो कंडक्टर हैं, अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूँ तो कंडक्टर के अंदर अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, किस में रख दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पर एक अपोजिट फोर्स लगेगा। जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस पर इधर फोर्स लग रहा होगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे? इधर। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ठीक इक्वल होता है किसके? जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी वजह से उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कंडक्टर की। सही है इतनी बात? तो कंडक्टर मैंने आपको बताया क्या है कि जैसे ही आपने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अंदर वाला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक इक्वल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। जबकि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ये मैंने ले लिया, ये आपके पास है एक डाइलेक्ट्रिक्स ले लेते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स में देखो क्या होता है, जब इसे आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो होता क्या है कि बहुत ही हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस्ड होता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत कम है, यानी कि जो एक्सटर्नल है वो बहुत ज़्यादा है किससे? इंड्यूस से। तो ये तो इसका सिंपल सा डायग्राम हो गया। अब हमसे पूछा गया है पोलराइजेशन। देखो बच्चों पोलराइजिंग डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, पहले उसे देखते हैं।
पोलराइजेशन, ठीक है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये बोलती है आपके पास जो भी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, क्या है, इंड्यूस्ड, ठीक है ना, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस और ये होता है एरिया इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ या डिस्टेंस जो भी उसकी है, और वो डाइपोल मोमेंट होता है उनके जो सेपरेशन है चार्जेस का, उनका बीच का सेपरेशन और उनका मैग्नीट्यूड चार्ज का, उन दोनों का प्रोडक्ट। आप इसे आप सिग्मा पी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो पोलराइजेशन है बच्चों, वो पोलराइजेशन डिपेंड किस पर करता है, पोलराइजेशन डिपेंड करता है आपका कि आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हम रिप्लेस करते हैं चाई से और साथ में लेते हैं अपसाइलन नोट। तो बच्चों जो अपसाइलन नोट मैंने लिखा है ये P इज इक्वल टू चाई अपसाइलन नोट E, ये आपके पास है। ये जो चाई है ये तो कांस्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और जो ये अपसाइलन नोट है बच्चों, ये किसके लिए लगाया गया है, डायमेंशंस के लिए, ताकि दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो सेम हो, ये डायमेंशन के लिए। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी कंडक्टर को रखते हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट फोर्स लगाता है, तो अंदर जो भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ठीक इक्वल है एक्सटर्नल के, जबकि डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है, जो इंड्यूस्ड है वो बहुत कम है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल से। क्लियर है इतनी बात। और जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करोगे बच्चों उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। कह रहा था गिवन ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस पोटेंशियल फॉर टू कैपेसिटर, बोथ द कैपेसिटर हैव सेम प्लेट सेपरेशन बट द प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन C1, ठीक है। अब देखो जो कैपेसिटर होता है C, वो आपको पता है वो होता है C इज इक्वल टू अपसाइलन नोट A ओवर D। तो जिसका एरिया बड़ा है तो उसने बोला प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन, A2 का एरिया बड़ा है A1 से तो C2 बड़ा होगा C1 से। ये बात तो हमें एरिया से पता चली। अब देखो ग्राफ आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू सी वी या C इज इक्वल टू Q अपॉन V। जब कभी भी आपको Q और V का ग्राफ दिया हो, किसका ग्राफ दिया हो बच्चों, Q वर्सेस पोटेंशियल का, तो उसका जो स्लोप होता है बच्चों वो आपको कैपेसिटेंस देता है। क्या देता है, कैपेसिटेंस। अब बताओ किसका स्लोप बड़ा है, A का स्लोप बड़ा है किससे, B से, हाँ या ना। जिसका स्लोप बड़ा है उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। भाई A का स्लोप ज़्यादा है तो उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा है, B का स्लोप कम है तो उसका कैपेसिटेंस कम है। अब उसने पूछा विच लाइन A और B करस्पॉन्ड्स टू C, तो सिंपल सी बात है जो हमारे पास B है वो होगा किसके लिए, C1 यानी कि 4। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सी बात है। जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, जिसका एरिया ज़्यादा है उसका भी कैपेसिटेंस ज़्यादा है। क्लियर। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। क्या डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। देखो बच्चों इसमें हम किरचॉफ रूल लगाते हैं। किरचॉफ रूल बोलता है कि कोई भी आपके पास नेटवर्क की पूरा क्लोज नेटवर्क होना चाहिए, उसमें जो भी आपके क्या दिए हुए हैं, कंडक्टर्स दिए हों या आपकी बैटरी दी हो, उन सभी पर जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप है उन सभी का सम ज़ीरो होता है। पोटेंशियल ड्रॉप का सम ज़ीरो। तो आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए A से। आप A से जाते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया, जो पहले आएगा साइन हम उसके हिसाब से ले रहे हैं। आप उल्टा भी ले सकते हैं लेकिन आप दिमाग में रखें जो बैटरी का पहला टर्मिनल आएगा साइन आप उसका लोगे। तो ये हो गया E1 प्लस Q अपॉन C2, क्योंकि मैंने आपको बताया था Q इज इक्वल टू होता है CB, तो पोटेंशियल हो जाएगा Q अपॉन C। अब देखो यहाँ बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव, तो आप माइनस साइन लोगे। इसका पोटेंशियल आपके पास है Q ओवर C1 इज इक्वल टू 0। आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस E2 माइनस E1, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C2 और Q अपॉन C1। तो यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। सिंपल।
क्या बताया मैंने, जितने भी आपके कंडक्टर्स हैं, बैटरी हैं, उन सभी के पोटेंशियल ड्रॉप या ईएमएफ के सम को आप क्या रख दें, 0 रख दें उस क्लोज नेटवर्क में। क्लियर। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। करो व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2F पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5। ओके, सी आपके पास गिवन है 2F, आपके पास सेपरेशन यानी कि dB है, उसे आप मीटर में चेंज कर लें 10⁻⁻²। आपको पता है C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। आपसे क्या पूछा है, एरिया, यानी कि CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू 2, D की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻²। परमिटिविटी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अगर देखोगे तो ये आएगा 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा भाई, ये ऊपर जाके 12 में से 2 गए 10 और ये 8.85। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये अप्रोक्स 1.13 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा बच्चों, एरिया। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D और बहुत आसानी से एरिया को हमने निकाल दिया। तो बच्चों आज हमने अपने 45 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब देखेंगे हम अगली क्लास में। तो आज की क्लास में सिर्फ बच्चों इतना ही। थैंक यू।